मान्यता को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसकी सास को ये चीज पसंद नहीं थी, इसीलिए अक्सर ही उसे सुनाया करती थी। मान्यता को गुस्सा तो बहुत आता था। ऐसे ही एक दिन मान्यता की ननद ने उससे कहा, भाभी, मैंने आपको साफ साफ कहा था ना कि मेरे लिए शाम की चाय ठीक 5 बजे लेकर आना, लेकिन अब देखिए पूरे 6 बज गए हैं और अब आप चाय लेकर आई हैं। इतनी देर तक कोई इंतजार करवाता है क्या? मुझे तो सर दर्द होने लगा था। निधि, मैं भी कोई खाली नहीं बैठी हुई थी। बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना पड़ता है, फिर रास्ते में थोड़ा समय लग गया। घर आते ही मैंने सबसे पहले तुम्हारी चाय बनाई है और जानबूझकर तो देर नहीं की है ना मैंने। भाभी, हर बार आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी बच्चों का काम, कभी घर का काम, कभी कोई और बहाना तो कभी कोई और बहाना। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अगर आपको पता था कि आपको बाहर बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना है तो पहले ही चाय बनाकर रख सकती थी ना, या आप जाने से पहले भी मुझे चाय बनाकर दे सकती थी। क्यों? मैं बहाना नहीं बना रही हूँ निधि, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी परिस्थितियों की वजह से देर हो जाती है। घर में इतने सारे काम भी तो होते हैं, लेकिन तुम अभी समझोगी नहीं। अभी तुम्हारी शादी जो नहीं हुई है। ये तो बात है भाभी, आप हर बार अपनी मजबूरी बता देती हो, फिर जब माँ आपकी किसी बात पर आपको डांट लगा देती है तो आपको बुरा लगता है और आपका मुंह बन जाता है। अब आप ही बताइए, हर छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी समय पर पूरी नहीं होगी तो माँ नाराज नहीं होगी क्या? अरे माँ तो नाराज होगी ना, और क्या करेगी। और रही मेरी बात, तो अगर मेरी शादी नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मेरी शादी हो भी गई तो भी मैं आपकी तरह तो नहीं करूंगी। मान्यता को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे कुछ बोलती इससे पहले निधि अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मान्यता खुद से गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, जब देखो मेरे काम में बुरा ही निकालती रहती है। अरे मुझे भी तो बुरा लगता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती। थोड़ी देर में मान्यता अपनी ननद निधि के कमरे में चाय लेकर जाती है तो निधि ने कहा, भाभी, मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे लिए चाय लेकर आना, और आप अब लेकर आ रही हो। मैं भी खाली नहीं थी, इसलिए समय लग गया, तभी तो देरी से आई हूँ। क्या भाभी, अब जब देखो एक्सक्यूज देती रहती हो। मान्यता भी अब कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ये तो रोज का हो गया था, किसी न किसी बात पर मान्यता को कोई ना कोई सुना दिया करता, और मान्यता खुद भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। नाश्ते की टेबल पर मान्यता के देवर तरुण ने कहा, भाभी, आपने मेरी व्हाइट शर्ट को अच्छे से धोया नहीं था क्या? अरे वो अभी भी थोड़ी सी कॉलर पर से ब्राउन लग रही है। मैं ऑफिस पहन कर गया और मेरे दोस्त ने देख लिया। नहीं तरुण, मैंने तो तुम्हारी शर्ट को बहुत अच्छे से धोया था। इनफैक्ट मैंने तो उसे हाथ से धोया था, वॉशिंग मशीन में नहीं। रहने दे मान्यता बहू, तू मान क्यों नहीं लेती कि तू ढंग से काम नहीं करती। कोई बात नहीं तरुण बेटा, तेरी शर्ट को मैं अपने हाथ से धो दूंगी, तुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, फिलहाल तो मैंने बहाना दे दिया कि मैं गलती से गंदी शर्ट पहनकर आ गया था, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। रोज रोज ये बहाना अच्छा नहीं लगता माँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मान्यता का पति मयंक बहुत ज्यादा खुश था। वो घर आया और बोला, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ मान्यता, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा वैसे ही कंपनी मेरा प्रमोशन भी कर देगी और सैलरी भी 30% बढ़ा देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना जी। अरे और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोगों को गोवा जाने को मिल रहा है। तो तुम अपना सामान बांध लो, बच्चों की छुट्टी पड़ी है, लेकिन बच्चों को गोवा ले जाना ठीक नहीं होगा। माँ और निधि तो घर पर हैं, वो बच्चों को संभाल लेगी। तुम और मैं मिनी हनीमून पर चलते हैं। सच में जी, आप मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे हैं? कितने प्यारे हैं आप। ठीक है, मैं भी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। अब ऐसा ही होता है, मयंक को काम से जाना था और मान्यता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। दोनों ही फ्लाइट पकड़कर गोवा के लिए निकल जाते हैं। गोवा पहुंचकर मयंक अपना काम करता है, तो वहीं मान्यता
होटल से बाहर घूमने के लिए चली जाती है। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना, ससुराल के सारे कलेश से दूर इस सुकून भरी जगह पर। मयंक जी की यही बात तो सबसे अच्छी है कि वो नेचर के भी बहुत अच्छे हैं और उनकी नौकरी भी इतनी अच्छी है कि हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं घूमने के लिए मिल जाता है। मान्यता यही सब बोल रही होती है और वो बीच पर समुद्र के पास जाने लगती है। तभी उसके पैर पर ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। अरे ये क्या पत्थर पड़ा है, इसकी वजह से मेरा नाखून टूट गया। मान्यता ने अब उस बक्से को खोलकर देखा तो वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और उसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा था खुशियों का खजाना। अरे लिखा हुआ है खुशियों का खजाना, जैसे सब कुछ सही ही होता है। पर कोई बात नहीं, ये डब्बा मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें मैं अपनी सारी लिपस्टिक संभाल कर रख दूंगी और कम से कम मुझे ऐसा रहेगा कि गोवा से वापस जाते हुए मेरे पास यहाँ की कुछ याद है, वो भी बिना खरीदी हुई। मान्यता उस डब्बे को अपने पास रख लेती है। उसके अंदर एक पत्थर भी था, वो उसे भी अपने पास संभाल कर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर बच्चे संभालने में निशा और निधि की हालत खराब हो चुकी थी। निधि बेटी, मैं तो राहुल के पीछे भाग भाग कर थक गई हूँ। तानिया कितनी अच्छी है जो चुपचाप से सो गई, तू इस राहुल को संभाल ले। अरे माँ, मैं खुद ही सुबह से राहुल के पीछे भागते भागते अधमरी हो चुकी हूँ। मुझसे नहीं संभाला जाता ये लड़का। कभी इसे भूख लगती है, कभी इसे फोन चाहिए, तो कभी इसे बाहर जाना है। भाभी पता नहीं इन दोनों को 24 घंटे कैसे संभालती थी। हाँ बेटी, तू सच कह रही है। मान्यता बहू घर का सारा काम भी करती थी, हम सबकी बातें भी सुनती थी और बच्चों को भी हंसते हंसते संभाल लेती थी। मुझे तो अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हमने बिना वजह उसे इतना सुनाया। सच में माँ, मुझे भी भाभी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया है। चाय भी ढंग की नहीं मिल पा रही। काश भाभी जल्दी वापस आ जाएं। दूसरी तरफ गोवा के एक आलीशान होटल के कमरे में मान्यता बेड पर बैठी हुई थी। मयंक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन मान्यता की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। वो बार बार टेबल पर रखे उस अजीब से बक्से और उसके अंदर मौजूद पत्थर को देख रही थी। उस पत्थर पर लिखे शब्द खुशियों का खजाना बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। तभी मयंक की नींद थोड़ी सी खुली और करवट बदलते हुए कहा, मान्यता, अरे क्या कर रही हो तुम? इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई नहीं? प्लीज लाइट बंद करके सो जाओ ना। सुबह मेरा बहुत जरूरी ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, मुझे टाइम पर पहुंचना है। अरे सुनिए तो जी, मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताने वाली थी। आज जब मैं बीच पर थी ना, तो मुझे मयंक ने मान्यता की आधी बात भी पूरी नहीं सुनी थी कि उसने तकिया अपने सर पर रख लिया और गहरी नींद में सो गया। मान्यता ने एक ठंडी सांस भरी और बड़बड़ाई, उफ, ये भी ना तुरंत सो गए। कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लेते कि मुझे समुद्र के किनारे क्या मिला। रात के करीब 2 बज रहे थे, पूरा कमरा शांत था। मान्यता बस सोने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन की रिंगटोन बजी। इतनी आधी रात को फोन देखकर मान्यता तो घबरा गई। उसने स्क्रीन पर देखा तो लिखा था सासू माँ। मान्यता ने डरते डरते फोन उठाया। हेलो, हाँ माँ जी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फोन, बच्चों की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मान्यता बहू, सब ठीक है, बच्चे तो सो गए, बस मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन कर दिया। क्या माँ जी, आप और मुझे याद कर रही थी? हाँ बहू, जब से तू गई है मुझे समझ आ गया कि तू इस घर के लिए कितनी जरूरी है। तूने हमेशा हम सबकी खुशियों का ध्यान रखा और हमेशा तुझमें हमने कमियां ही निकाली। तरुण की शर्ट भी तूने बहुत अच्छे से धोई थी, पर वो कॉलर पर दाग तो तरुण की ही लापरवाही से लगा था। मुझे माफ कर दे बहू, तू बस जल्दी से वापस आ जा, हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। फोन कटने के बाद मान्यता हैरान परेशान सी बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो सास उसे हमेशा कोसती रहती थी, वो आज इतनी रात को फोन करके उससे माफी मांग रही है और प्यार बरसा रही है।
अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे उस चमकते पत्थर पर गई। मान्यता के चेहरे पर एक सयानी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादुई खजाना है जिसने सचमुच उसके जीवन को खुशियों से भरना शुरू कर दिया है। वो उस पत्थर की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और सुकून की नींद सोने के लिए लेट गई। गोवा का टूर खत्म करके मयंक और मान्यता जैसे ही घर के अंदर कदम रखती, निशा और निधि उनका स्वागत करने के लिए दौड़ती है। अरे मान्यता बहू, आ गए तुम लोग। बैठो बैठो, सोफे पर बैठो, बहुत थक गई होगी सफर से। हाँ भाभी, आप बस आराम से बैठो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी लेकर आती हूँ। और मैं बस 2 मिनट में अदरक वाली कड़क चाय बनाकर लाती हूँ। तुम दोनों की सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। और निधि, तुम रसोई में क्यों जा रही हो? मैं कर लूंगी सारा काम। बिल्कुल नहीं बहू, आज तुम रसोई की तरफ देखोगी भी नहीं। वैसे कैसा रहा तुम लोगों का गोवा का टूर? खूब अच्छे से घूमे ना? हाँ माँ, बहुत मजा आया। मान्यता को तो वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। अच्छा किया जो अच्छे से घुमाए। अब तुम दोनों चुपचाप बैठो। मान्यता बहू, चाय नाश्ता कर लो और उसके बाद आराम से सो जाना। दिन का खाना भी आज मैं खुद बना दूंगी। तुम बस आराम करो, क्योंकि बहुत थक गए होगे ना। ये लीजिए भाभी, गर्मा गर्म समोसे खाइए और बताइए कि गोवा में क्या क्या देखा। शुक्रिया निधि, गोवा तो बहुत खूबसूरत था। हमने बीच पर खूब वक्त बिताया। चाय नाश्ता करने के बाद मान्यता अपना सामान अनपैक करने के लिए कमरे में जाती है। वो सूटकेस खोलती है और सबसे पहले उस जादुई बक्से को बाहर निकालती है। तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सच निकला। ये कोई आम पत्थर या डिब्बा नहीं है, ये वाकई में समुद्र का खजाना है। इसके आते ही माजी और निधि का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। मुझे इसे बहुत संभाल कर अलमारी में लॉक करके रखना होगा। मान्यता उस बक्से को अलमारी में सबसे सुरक्षित जगह पर रख देती है और कपड़े सहेजने लगती है। अगले दिन सुबह मान्यता की आदत के मुताबिक वो जल्दी उठकर रसोई की तरफ जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। निधि, वो थोड़ा सा हरा धनिया काट कर देना, पराठे के रायते में डालना है। हाँ माँ, ये लीजिए धनिया। और आलू की सब्जी तो बन गई है ना? भाभी को आलू के पराठे और सब्जी बहुत पसंद है। अरे माँ जी, निधि, आप लोग इतनी सुबह रसोई में? मुझे जगा दिया होता, मैं नाश्ता बना देती। अरे मान्यता बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना, अभी कुछ दिन तू आराम कर। चल जाकर कमरे में बैठ, चाय नाश्ता बस तैयार ही है। हाँ भाभी, आज माँ ने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। आप कमरे में चलिए, मैं वहीं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। पर निधि, रोज तो मैं ही। रोज की बात छोड़ बहू, अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। तू जा और आराम कर। मान्यता कमरे में अकेले टहलते हुए खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक बड़ा विचार आता है। जब ये जादुई पत्थर सब कुछ इतना अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस मौके का बड़ा फायदा उठाऊं। माँ जी और पापा जी के नाम जो पुश्तैनी जमीन और जायदाद है, क्यों ना मैं उसे अपने नाम करवाने की बात करूं। जब माँ जी और निधि मेरी हर बात मान रहे हैं, तो पापा जी भी मना नहीं करेंगे। हाँ, आज रात को मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी और खाने की टेबल पर ही वसीयत अपने नाम करवाने की बात छेड़ दूंगी। मान्यता ने शाम से ही रसोई में मोर्चा संभाल लिया था। उसने अपनी सास निशा और ननद निधि को रसोई में कदम भी नहीं रखने दिया। उसने पूरे दिल से सबके लिए सबकी पसंद का शाही खाना तैयार किया था। डाइनिंग टेबल पर मयंक, ससुर अशोक जी, सास निशा, ननद निधि और देवर तरुण आकर बैठ जाते हैं। वाह भाभी, आज तो खुशबू से ही भूख चौगुनी हो गई है। शाही पनीर, दाल मखनी, भरवा भिंडी और गर्मा गर्म नान। अरे आज कोई खास मौका है क्या? हाँ? अरे तरुण बेटा, तेरी भाभी ने आज हम सबको रसोई से भगा दिया
और कहा कि आज वो अपने हाथों से हमारे लिए 56 भोग बनाएगी। मान्यता बहू, सच में तूने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, अरे भाई मजा आ गया। अरे मान्यता बेटा, ऐसा स्वाद तो किसी बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता। तूने सच में दिल खुश कर दिया बेटा, बहुत बढ़िया। आप सबको खाना पसंद आया? मेरी मेहनत सफल हो गई। पापा जी, माँ जी, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहती थी। दरअसल वो जो हमारी पुश्तैनी जमीन है ना, मान्यता अभी अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाई थी कि ससुर अशोक जी ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। अरे बहू, मुझे मालूम है कि तू क्या कहना चाहती है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तूने इस घर को कितना अच्छे से संभाला है। हर दुख सुख में तू बिना किसी शिकायत के हमारे साथ खड़ी रही। मयंक की माँ और मैं कल ही वकील से बात कर रहे थे। वकील से? किस सिलसिले में पिताजी? बेटा, हम अपनी मर्जी से वो शहर के पास वाली हमारी 5 एकड़ की जमीन है ना, वो तेरे नाम कर रहे हैं। हमने वसीयत तैयार करवा ली है, बस कल जाकर उस पर दस्तखत करने हैं। हम जानते हैं कि उस जमीन की सबसे बड़ी हकदार तू है बेटा। हाँ मान्यता बहू, अशोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तूने इस घर को स्वर्ग बनाया है। ये जमीन तो तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है, तोहफा। बिल्कुल भाभी, आप इसके पूरी तरह हकदार हो। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अभी सिर्फ बात शुरू की थी और पापा जी ने खुद ही जमीन मेरे नाम करने का फैसला सुना दिया। ये समुद्र का खजाना तो सच में मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। रात भर मान्यता इसी सोच में डूबी रही कि क्या वाकई ये सब उस जादुई पत्थर की वजह से हो रहा है या फिर ये सब कोई बड़ा इत्तेफाक है। उसने तय किया कि वो इस जादू का एक आखिरी और बड़ा टेस्ट लेगी। सुबह सुबह मान्यता रसोई में जाती है, आमतौर पर जहाँ वो सबके लिए भारी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाती थी। आज उसने जानबूझकर एक बहुत ही साधारण और बेस्वाद सी दिखने वाली चीज बनाने का फैसला किया। उसने एक बड़े से पतीले में बिना किसी तड़के के सिर्फ हल्दी और नमक डालकर सादी खिचड़ी बना दी। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे आज नाश्ते में क्या खुशबू आ रही है? अरे आज खिचड़ी बनी है। हाँ निधि, आज मेरा कुछ भारी बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सादी सी खिचड़ी बना दी। तुम लोग खा लोगे ना? खा क्या लेंगे भाभी, आप तो जानती ही नहीं है कि मुझे खिचड़ी कितनी पसंद है। मैं अभी सबको टेबल पर बुलाती हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हो जाता है। सबके सामने सादे खिचड़ी की प्लेट रखी जाती है। मान्यता दूर खड़ी होकर सबके चेहरों को ध्यान से देख रही थी कि कोई गुस्सा तो करेगा या नहीं, कोई कमी निकालेगा या नहीं। वाह भाभी, अरे क्या खिचड़ी बनाई है। अरे इतनी हल्की और इतनी लाजवाब, बहुत अच्छी बनी है। अरे हाँ यार, रोज रोज पराठे और भारी नाश्ता खाकर पेट भी भारी हो जाता है भाई। आज सुबह सुबह इतनी सादी और बढ़िया खिचड़ी खाकर मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मान्यता बहू, सच में तेरी समझदारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुझे पूरे परिवार की सेहत की कितनी फिक्र है। खिचड़ी तो वैसे भी बीमारों का खाना मानी जाती है, लेकिन तूने इसमें ऐसा क्या डाला है कि ये इतनी स्वादिष्ट लग रही है? अरे निशा, शास्त्र और डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन सुबह के वक्त खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। इससे पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त रहता है। हमारी बहू सिर्फ खाना बनाना नहीं जानती, उसे सेहत के विज्ञान का भी पूरा ज्ञान है। हाँ हाँ पापा, और भाभी ने जो इसके साथ ये हल्का सा घी डाला है ना, उससे तो इसका स्वाद और बढ़ गया है। भाभी, अब से आप हफ्ते में 1-2 बार यही नाश्ता बनाया करो। जी जी पापा जी। जी माँ जी, आप सबको पसंद आई? यही मेरे लिए बहुत है। आप लोग आराम से खाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मान्यता रसोई से पानी देकर तुरंत अपने कमरे में भागती है। वो अंदर का कमरा बंद कर लेती है
और सीधे अलमारी की तरफ जाती है। वो लॉकर खोलकर उस जादुई बक्से को बाहर निकालती है और उसे अपनी छाती से लगा लेती है। दोपहर के समय मान्यता घर के किसी काम से बाहर लॉबी में गई थी। उसका 7 साल का बेटा राहुल कमरे में अकेले खिलौनों से खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नजर अलमारी के उस आधे खुले लॉकर पर पड़ी। अरे वाह, ये डिब्बा तो कितना सुंदर है। मम्मी ने इसे छुपाकर क्यों रखा है? मैं तो इससे खेलूंगा। राहुल ने जैसे ही उस बक्से को खींचने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ा और वो बक्सा सीधे जमीन पर जा गिरा। बक्सा गिरते ही उसके कांच और लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके अंदर रखा वो जादुई पत्थर छिटककर बेड के नीचे कहीं गहरे अंधेरे में गायब हो गया। हाँ, ये क्या किया राहुल? मेरा बक्सा, मेरा खजाना कहाँ है? मम्मी मुझसे गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दो। कहाँ गया वो पत्थर जिस पर लिखा था खुशियों का खजाना? वो कहाँ है राहुल? तूने सब बर्बाद कर दिया। मान्यता ने पूरा कमरा छान मारा। उसने गद्दे हटाए, अलमारी के पीछे देखा, पर वो पत्थर कहीं नहीं मिला। मान्यता फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे समुद्र का खजाना खो गया। अब माँ जी, पापा जी, निधि सब फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। मेरी खुशियों की उम्र इतनी कम क्यों थी भगवान? खजाना खोने के गम में मान्यता का दिमाग काम नहीं कर रहा था। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। इसी बदहवासी में वो रात का खाना बनाने रसोई में गई। उसका पूरा ध्यान पत्थर को ढूंढने में था, जिसके चक्कर में उसने सब्जी में 3 बार नमक डाल दिया। रोटियां जलकर कोयला हो गई। दाल में तड़का लगाना तो वो भूल ही गई। रात के समय जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा, मयंक ने सब्जी का पहला निवाला मुंह में लेते ही थूक दिया। उफ, मान्यता, ये क्या बनाया तुमने? अरे पूरा नमक का समंदर भर दिया है सब्जी में। हाँ, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? हाँ, और ये रोटी देखिए भाभी, इसे खाकर तो इंसान के दांत ही टूट जाए। ऑफिस में थक हार कराओ तो घर में ऐसा खाना मिलता है। क्या करूं? रहने दे बेटा मयंक, मैं तो पहले ही कहती थी कि इस मान्यता का मन घर के कामों में लगता ही नहीं है। 2 दिन क्या अच्छा खाना बना दिया, इसके तो पर ही निकल आए। आज फिर इसने अपनी औकात दिखा दी। सच में माँ, सुबह तो इतनी ज्ञान की बातें हो रही थी कि खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है, और रात को हमें जहर परोस दिया। भाभी, अगर आपको खाना बनाने का मन नहीं था तो साफ मना कर देती। हमें भूखा मारने की क्या जरूरत थी? मान्यता बेटा, अरे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जमीन अपने नाम सुनते ही तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। हाँ? चारों तरफ से ताने और डांट सुनकर मान्यता का सब्र का बांध टूट जाता है। उसे लगा कि उसका शक बिल्कुल सही था। बिना उस जादुई पत्थर के इस घर के लोग उससे नफरत ही करते हैं। वो जोर जोर से गुस्सा करने लगी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। हाँ हाँ, डांटिए मुझे, जितना सुनाना है सुना लीजिए। मैं जानती थी कि आप सब ऐसा ही करेंगे। आप सब मुझसे प्यार नहीं करते। आप सब तो सिर्फ उस समुद्र के खजाने के गुलाम थे। अब वो खजाना खो गया, इसलिए आपकी जुबान फिर से मेरे खिलाफ चलने लगी। मान्यता, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हैं? कौन सा समुद्र का खजाना? कौन गुलाम? मयंक जी, जब हम गोवा गए थे तो बीच पर मुझे एक जादुई बक्सा और पत्थर मिला था। उस पर लिखा था खुशियों का खजाना। उसी पत्थर के जादू की वजह से माँ जी ने मुझे रात को फोन करके माफी मांगी थी। उसी जादू से आप सब मुझे पलकों पर बिठा रहे थे। पापा जी ने जमीन मेरे नाम कर दी थी। आज राहुल ने वो बक्सा तोड़ दिया और वो पत्थर खो गया। देखिए, आपका प्यार भी गायब हो गया। अरे मेरी भोली बहू, तू इतनी बड़ी होकर भी इन अंधविश्वासों और जादुई पत्थरों के चक्कर में पड़ गई। पर माँ जी, अगर वो जादू नहीं था तो आपका बर्ताव अचानक कैसे बदल गया?
आप तो हमेशा मुझ में कमियां निकालती थी। बहू, असली खजाना कोई पत्थर नहीं बल्कि हमारे रिश्ते और प्यार है। जब तू और मयंक गोवा गए थे तो पीछे से बच्चों को संभालने में मेरी और निधि की हालत खराब हो गई थी। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि तू एक बिना शिकन के सुबह से रात तक इस घर के लिए कितना कुछ करती है। हाँ भाभी, जब आप घर पर नहीं थी तो हमें आपकी कदर समझ में आई। हमें अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। माँ ने आपको जो रात को फोन किया था वो किसी जादुई पत्थर के डर से नहीं बल्कि दिल में उमड़े प्यार और पछतावे की वजह से किया था भाभी। और बेटा, जहाँ तक जमीन की बात है तो वो फैसला मैंने और मयंक की माँ ने तुम्हारी बरसों की सेवा और निष्ठा को देख कर लिया था, किसी पत्थर के टुकड़े को देखकर नहीं। हम इंसानों के दिल बदलते हैं बहू, कोई बेजान पत्थर हमारे जज्बात नहीं बदल सकता। पागल हो क्या तुम मान्यता? जो इतने दिनों से तुम्हें प्यार मिल रहा था वो तुम्हारी अपनी अच्छाई की वजह से था। आज तुमने खाना खराब बनाया तो माँ ने एक सास के हक से डांट दिया। अरे इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार खत्म हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं कितनी बेवकूफ थी जो आपके सच्चे प्यार को मामूली पत्थर का जादू समझ बैठी। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरा असली खजाना तो मेरा ये परिवार है। चल अब रोना बंद कर और जाकर जल्दी से दोबारा अच्छी सी सब्जी बना, बड़ी भूख लगी है।